नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो गणित का पोर्शन है कलाम अकेडमी सिक्कर के द्वारा जो पेपर आयोजित करवाया गया था रेट प्री एग्जाम, तो उन्हीं 30 प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे, जिसमें 20 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स से और 10 प्रश्न टीचिंग मेथड से थे। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए थे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यदि आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया तो इस वीडियो के माध्यम से आप खुद का आंकलन कर सकते हैं। पहला प्रश्न 91 का जो प्रश्न था वो इस प्रकार से था। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो कुछ भी नहीं था, सिंपल सा आपको योग करना था। और योग इस प्रकार से आपको करना था कि 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो सीधे हो गए प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इनको काउंट करके बराबर किसके रखना था, 13 सही 5/12 के बराबर रखना था, जिससे आपकी x की वैल्यू आराम से निकल जाती। करके देखिएगा आप इसको। जैसे ये 7 हो गया आपका, और इनका एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। इनको हल करेंगे तो 4 तिये 12, 6 दूनी 12 प्लस 3 चौके 12, तो 6 4 10, 10 और 3 13, यानी 7 प्लस, अब 13/12 हो गया तो 13/12 को मैं 12 का भाग दूंगा, तो 12 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा प्लस 1/12 बच गया। तो ये जो वैल्यू है प्लस एक्स तो है, ये एक्स की वैल्यू साथ में रहेगी। तो इसमें ये जो वैल्यू आपकी रहेगी ये कितनी हो जाएगी, देखिएगा 7 और 1 कितने हो गए 8 हो गए, 8 सही 1/12 हो गए, और प्लस कितना है एक्स है, और बराबर में किसके रखना है 13 सही 5/12 के बराबर में रखना था। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर वाली ये बराबर से इधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ घटा दीजिए, सीधा सिंपल सा घटाना था। 13 में से 8 गए 5 बच गए, और इधर आप घटा दीजिए 5/12 में से आप 1/12 को घटाएंगे तो 4/12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 5, इनको काट दीजिए 1 और 3, 4 तिये 12। तो आंसर क्या होगा इसका 5 सही 1/3 होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर रहे। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था, एक बेलनाकार टंकी के आधार की परिधि 88 मीटर है, उसकी ऊंचाई 1 मीटर है, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, पानी आ सकता है, इसका मतलब आयतन हमें निकालना था। और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, और इसमें हमें सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आधार की परिधि दे रखी है, आधार की परिधि की अगर बात करें तो एक वर्ग की परिधि हम मान सकते हैं, क्योंकि टंकी का जो आधार की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो यहाँ आप 2πr के बराबर 88 को रखेंगे। यहाँ r की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 44/22 गुणा 7। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 14, r की वैल्यू कितनी आएगी 14 आएगी। और इसी 14 को आपको यहाँ रखना था, तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14, और h की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 रख दीजिएगा। इसको इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा 44 गुणा 14, और इनका आप गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 616। और आयतन है तो आप लगाएंगे मीटर में दे रखा है तो मीटर क्यूब, लेकिन ऑप्शन में 616 मीटर क्यूब आंसर नहीं है, आंसर दे रखा है लीटर, लीटर में। तो आप सब लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से जो 616 मीटर क्यूब है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास 616 और 3 बिंदी लगा दीजिए, ये आपके पास लीटर के रूप में आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसी कोण के पूरक व समपूरक के मध्य 2:7 है तो कोण होगा। तो मान लेते हैं वह कोण हम क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं, और उसका पूरक कोण क्या होगा 90 - थीटा हो जाएगा। और समपूरक की अगर मैं बात करूं तो 180 - थीटा हो जाएगा। और बराबर क्या रखना है, हमें 2/7 रखना है। इसको सोल्व करना था, आपका आंसर आराम से आ जाता। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे वज्र गुणा करेंगे तो 9 संतो 63, ये हो जाएगा आपके पास 630 - 7 थीटा बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 360 और माइनस के 2 थीटा। अब इनको आप हल कर लीजिए, 7 थीटा को आप उधर ले जाइए तो यहाँ पे 5 थीटा, 5 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 630 में से आप 360 को घटा दीजिए तो 0 से 0 गया तो 7 बच गए, ये 270 हो गया। तो 270 में आप भाग दीजिए कितने का, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, चलिए हो जाती है गलतियाँ। तो 270 में आप 5 का भाग देंगे तो 25 और बच के 3, 25 2 बच गए तो 4 5 20, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास। थीटा हमने शुरुआत में माना था तो आपके पास 54 डिग्री आ जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूँ आंसर आराम से आ गया होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। अगला जो प्रश्न है वो 94 इस प्रकार से था,
एक वर्ग ABCD में विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं तब AOB है। देखिए एक वर्ग दे रखा है आपको ABC और D, और यहाँ विकर्ण बिंदु जो दे रखे हैं वो O पर मिलते हैं। आप सब लोग जानते हैं ये हो जाएगा। जो वर्ग के दोनों विकर्ण जो होते हैं वो समान होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सीधा सा आंसर था आपके पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। AOB पूछा है तो बिल्कुल सभी आंसर जो है वो आपके समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है 95 का। इसमें आपको जो वर्गमूल दे रखा है इसका आंसर आपको निकालना था। तो इसमें भी सिंपल सा था, जैसे इस वाले की अगर वैल्यू निकालें तो देखिएगा 16 और बट्टे हमें 4 करने थे, 1 2 3 और 4, तो 16 का तो हो गया 4 और नीचे इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, तो इसका मतलब ये हुआ 0.04। अब 0.04 इसमें आप ये वैल्यू जोड़ दीजिए 0.041, इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4140, ये वैल्यू आ गई। और इसका आपको अंडर रूट निकालना था, वर्गमूल निकालना था, तो सीधा सा था देखो 0.0441, तो इसके नीचे आप बट्टे में लगा दीजिए, कितने लगाएंगे 2 तो 4 बिंदी लगा दीजिए, तो 441 का तो हो गया आपके पास 21 और नीचे कितना आ जाएगा 20, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.21 आ जाएगा। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 96, संख्या 120 से कितने प्रतिशत कम है। तो इसको आप ऑप्शन से भी आप सीधे कर सकते हैं। 120 की बात की है तो 120 का आपको 10% निकालना था, तो आप 12 कर सकते हैं, और 20% कितना हुआ 24 हुआ, तो 120 में से आप 24 को घटाएंगे तो आपके पास कितना रहेगा 96 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रह जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। पेन भी नहीं छूना था। आप 120 को 20% निकाल के देखिए और सीधा घटा के आप देखते हैं तो 96 बचता है, इसका मतलब क्या रहेगा। और 120 का 20% निकालते हैं तो बहुत आसान है, 10% देखो 12 होता है, एक संख्या छोड़ के हम बिंदु लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 120 में से 24 घटाएंगे तो 96 मारा है, इसका मतलब क्या था, सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बैग में 3 नीली 5 हरी 4 काली गेंद है, एक गेंद यदर्च्छया निकाली जाती है तो उसके हरी न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें परसेंटेज में दे रखा था आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितनी है अपने पास 5 3 8 4 12। अच्छा, इसमें हैरी होने की प्रायिकता निकाल के देखिए एक बार, हैरी कितनी है 5 है, इसका मतलब ये तो है आपके पास हैरी होने की प्रायिकता। और नहीं होने की अगर निकालें तो 1 में से घटाएंगे तो 12 में से 5 के 7/12, ये आंसर होना था। क्या आंसर होना था 7/12, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है परसेंटेज में दे रखा है। तो हम निश्चित संभावना जो होती है, निश्चित जो प्रायिकता होती है वो 1 के बराबर होती है, और 1 को हम परसेंटेज के रूप में लिखना चाहें तो 100% लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इस वैल्यू को यदि 100% के रूप में लिखें तो 7/12 आप गुणा 100 कर दीजिए, और इसको आप हल करेंगे। जैसे 50 हो गया, ये आपके पास 6 हो गया, इसको काट दीजिए 3 हो गया, ये आपके पास 25 हो गया, और 25 7 175, और 175 में आप 3 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 58 से 1/3%। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आया होगा और आपका सही भी हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो CI से प्रश्न था कि 500 रुपये की राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 625 हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से 8,000 रुपये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना था। तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए हमें जो एक चीज़ की कमी है वो है आपके पास रेट यानी दर। तो दर आप इससे निकाल सकते थे। 500 की राशि 625 हो रही है, मिश्रधन 625 हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना है 125 बन रहा है, और गुणा 100 कर दीजिए। बट्टे में आप लगाएंगे राशि कितनी है 500 और गुणा करेंगे 5 से, तो 2 बिंदी से ये 2 बिंदी के, और 25 25 125, यानी आर की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ गई 5% आ गई। अब देखिए आसान था, 5% का आप 5% की दर से आप CI निकाल सकते हैं 8,000 का। तो सीधा सिंपल था, 5% को आप क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन 1/20 का मतलब 8,000 का 1/20 कर लीजिए, तो 1/20 करेंगे तो आपके पास 400 आ जाएगा। और 400 का भी आप क्या कर लीजिए, ये कितना आ गया आपके पास 400 आ गया, और 400 का 1/20 और निकाल लीजिए, ये आपके पास आ गया कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा 20। तो 2 1 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से करेंगे तो 800 हो गया, इसको 1 से करेंगे तो आपके पास 1 हो गया। टोटल आंसर कितना बना आपके पास 820। तो 2 साल का है तो 2 1 से गुणा करेंगे, और 3 साल का होता है तो 3 3 1 से हम गुणा करके आराम से इसको कर सकते थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। एक और सवाल है और इसको भी हम आंसर से ऑप्शन से कर सकते हैं। ABC 198 रुपये में इस प्रकार बांटे गए कि A B के बीच का अनुपात दे रखा है 2:1। A
अनुपात बी दे रखा है अपने पास कितना 2:1। बी तथा सी के बीच का अनुपात 3:x है, यानी बी और सी के बीच का अनुपात दे रखा है 3:x। यदि x का मान इनमें कौन सा संभव होगा यदि सभी को रुपये पूर्णांक में मिलते। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, वही चीज़ जो अनुपात में देखने को मिलती है। यहाँ 1 लगाइए, यहाँ आप 3 लगाइए, गुणा कर दीजिए। ये हो गए 3 दूने 6 अनुपात ये कितने हो गए 3, और ये अनुपात कितना हो गया x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बट्टे हम क्या करते हैं सभी का योग करते हैं, तो 3 और 6 9 प्लस x, ये अपने पास, और टोटल कितना दे रखा है 198 दे रखा है। अब आपको थोड़ा सा ऑप्शन से क्लिक करना था कि यहाँ x की वैल्यू कौन सी रखें ताकि ये 198 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू यहाँ में हम 2 रखेंगे तभी ये 11 होगा, 9 और 2 11, और 11 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू थी वो कितनी होगी आपके पास 2 होगी। अगला प्रश्न है x वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान हमें बताना था। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको हम करेंगे कैसे, देखिएगा। एक होता है आपके पास CP और एक होता है आपके पास SP। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि लाभ हो रहा है, लाभ कितना है 20%, इसका मतलब क्या है क्रय मूल्य कम होगा। तो SP दे रखा है कितना 42, हमें चाहिए CP यानी क्रय मूल्य, तभी हम लाभ को डिफाइन करेंगे। तो क्रय मूल्य कितना होगी, लाभ कितना हो जाए 20% हो जाए। इसका मतलब ऑप्शन से यदि हम 35 रखें तो 35 रखेंगे तो सीधा हमें 20% लाभ होता है। निकाल के देख लीजिए कितना बढ़ा, 35 की वस्तु आप 42 में बेचेंगे तो कितना का लाभ हुआ, आप कहेंगे 7 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ 35 पे, और गुणा आप 100 से करेंगे तो ये काट दीजिए 5 और 5 से काटेंगे आपके पास कितना हो जाएगा 20% प्रॉफिट हो जाएगा, 20% लाभ। तो ऑप्शन में क्या रहेगा आपके पास बी हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न पर विचार कीजिए। दंड आरेख में दंड की ऊंचाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे इस प्रकार से ये दंड आरेख होते हैं और इसमें जो ऊंचाई होती है वो उसकी मात्रा को दर्शाती है, परसेंटेज में है वो किस में है। चलिए ठीक बात है। दूसरा है दंड आरेख में दंड समान चौड़ाई की और 2 क्रमागत दंडों के बीच की दूरी बिल्कुल समान होती है। जी हाँ, ये भी आप सब लोग जानते हैं, सही बात है। आयत चित्र में समान चौड़ाई वाले दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता। जी हाँ, वो आयत चित्र में केवल इस प्रकार से होता है। इन दंड आरेखों के बीच के जो चौड़ाई है वो जो समान चौड़ाई की नहीं होती है, इसमें हम बिल्कुल सही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 102 का कि यदि किसी बारंबारता बंटन के किसी वर्ग की निम्नतम सीमा L है, इस वर्ग का माध्य मान M है, इसकी उच्चतम सीमा क्या होगी। तो हाईएस्ट अपर लिमिट इसमें पूछी है। तो देखिएगा इसमें अगर हम बात करें, वैसे बेसिकली क्या होता है कि L प्लस जो लोअर लिमिट होती है, अच्छा इसको हम ये ले लेते हैं, इसमें क्या पूछिए उच्चतम पूछिए था, उच्चतम को x मान लेते हैं, और लोअर लिमिट इसमें दे रखी है न्यूनतम सीमा L दे रखी है। तो L प्लस x बट्टे 2 बराबर दे रखा है आपके पास M के बराबर। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सीधी सी बात है वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस L हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। तो देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित तालिका राजस्थान राज्य की 2011 के लिए आयु वर्ग के अनुसार प्रतिशत जनसंख्या प्रदर्शित करती है। तो यहाँ ये आयु वर्ग दे रखा है और इधर ये परसेंटेज दे रखा है, और टोटल परसेंटेज कितना है 100%। सवाल आपसे ये था यदि 36 वर्ष से कम आयु के 5200 व्यक्ति हैं लाखों में, और 56 से 65 आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछा था। तो देखिएगा 56 से 65 की अगर मैं बात करूँ तो 5.12% निकालना है, लेकिन कितने का निकालना है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं 1% की वैल्यू, निकालेंगे कैसे, देखिएगा 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति दे रखे हैं 5200। तो देखिएगा 36 से कम की अगर हम बात करें तो ये परसेंटेज है कितना है, ये टोटल आप करेंगे तो 65% के बराबर आएगी। 65% बराबर दे रखा है 5200। 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 40 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, 40 में आप भाग देंगे 5 का तो ऑब्वियसली 40 आ जाएगा। 40 कैसे आएगा 80 आएगा भैया। 5200 बट्टे 65, 13 पंजे 65, 13 चौक 52 और ये आ जाएगा 80। ठीक है, तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई 80, और 100% की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 100% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8000। अब इन 8000 का हमें लाखों में है भैया, ये संख्या 8000, इसका हमें निकालना है। कितने का पूछा है 36 वर्ष से 56 से 65। तो 56 से 65 है आपके पास 5.12% है ये। तो परसेंट हटाएंगे, बट्टे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, और ये बिंदु भी हटा देंगे तो कितना लगेगा नीचे 100 लग जाएगा। अब इसको आप गुणा भाग कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 बिंदु से ये 2 1 3 बिंदु, ऊपर काटेंगे ऊपर गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40 96, और बट्टे में कितना है 10 है तो भाग देंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 409.6। तो चौथा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला सवाल है किसी बीजीय व्यंजक को
1+2x से भाग देने पर भागफल ये आता है, शेषफल एक आता है, तो बीजीय व्यंजक क्या होगा? तो इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकता। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि 8 में मेरे को भाग देना है 3 का, तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। आंसर शेष कितना रहेगा? 2 रहेगा। अब हमें यही तो दे रखा है, हमें ये बीच वाली संख्या निकालनी है और हमें ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, ये भी दे रखा है, शेषफल भी दे रखा है और कितनी बार भाग गया ये भी हमें दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास 8 आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार से आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी बन जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ देखिएगा 2x क्यूब बन रहा है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 2x का इसे करेंगे तो ये आपके पास 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1x स्क्वायर और आ जाएगा तो 7x स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से 2x का इससे 2 से करेंगे तो 4x हो गया और एक आपके पास 3x का 1 से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, तो ये 7x हो गया और 2 ये सिंगल पड़ा है और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा आपके पास डी, करके देख लेना। ये सवाल है, किसी संस्था के विभिन्न कोर्सों के लिए छात्रों का विवरण दे रखा है। कुल छात्रों की संख्या है 4800 और यहाँ सवाल जो है वो इस प्रकार से है कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या का अंतर कितना है। तो देखिए अंतर की अगर हम बात करें तो अंतर कितना है, देखिए तो मैं ये ऐसे मान सकता हूँ कि 100% की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी, 4800। अच्छा 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 48 आ गई, 48 आ गई। अब इसी प्रकार से हमें 18% इंजीनियरिंग वाला निकालना है, इंजीनियरिंग का पूछा है तो 18% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई आपके पास, तो इसको 18 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 864, यानी 864 जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे हैं, इंजीनियरिंग वाले। अब हमें इन छात्राओं का जो अंतर है वो हमें निकालना है, याद रखना 864 है ये। तो इंजीनियरिंग वाला आप देखिए यहाँ पे 5:3 में दे रखा है, तो अंतर कितने का है, 2 का, टोटल कितने हैं 8 और गुणा आप कितने का करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था टोटल कितने 864। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 0, 8 8 64 और 108 का डबल कितना हो जाएगा, 10 का डबल 108 का डबल कर लीजिए, 8 8 16 और ये हो गया 2, 216 आंसर रहेगा आपका, सी आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसी समलम चतुर्भुज समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 14 सेमी है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 245 सेमी स्क्वायर, उसकी समांतर भुजाओं का अंतर दे रखा है 11। तो समांतर भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमें निकालनी है, तो जो हमें वैल्यू दे रखी है वो यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ समांतर भुजाओं का अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब हो गया a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी बराबर दे रखा है अपने पास 11। आप मेरे को समांतर समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 a प्लस बी गुणा h बराबर अपने पास क्षेत्रफल दे रखा है 245। तो h की वैल्यू दे रखी है क्या, h की वैल्यू कितनी है, 14 है, तो a प्लस बी और गुणा में आप 14 कर दीजिए और इधर आप सीधा डबल कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 9 और ये हो गया 2 दूनी 4। अब इसमें 14 का भाग देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, 14 का भाग देंगे तो 7 के पहाड़े से काटेंगे 70, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके नीचे आप लिख दीजिए a प्लस बी बराबर 35। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा, इसको काट दीजिए, ये 2a हो गया और इधर कितना हो गया 6 और 46, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 23 आ गया। तो a की 23 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 35 में से 23 घटाएंगे तो 12 आ जाएगी, तो ज़्यादा बड़ी पूछा है तो बड़ी वाली कितनी हो जाएगी 23 आ जाएगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, और इस सवाल को भी आराम से कर सकते थे ऑप्शन के थ्रू, जिसे 4a² प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस के 4ab है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इधर ही लिख देते हैं इसको 2a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 4a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, तो इतना खत्म हो गया। और इन दोनों में यदि मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 7 को कॉमन लूँगा तो अपने पास रह जाएगा 2a माइनस बी, ठीक है, और प्लस के कितने हैं 12 हैं। अब आप ऑप्शन से आराम से कर लीजिए, देखो यहाँ पे 2a माइनस बी की वैल्यू रख दीजिए, तो 2a माइनस बी इसमें तो बनेगा ही नहीं, इन दोनों में तो ऑप्शन में बनेगा ही नहीं, काट दीजिए। इन दोनों में देखें तो 2a माइनस बी की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ कितनी है माइनस के 3 है, तो देखिएगा प्लस वाला 3 रखेंगे तो ये सारी वैल्यू प्लस में रहेगी, तो बराबर 0 कैसे होगा, इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, माइनस का 3 वाला रहेगा, तो इसका विकल्प जो है वो डी रहेगा। और आप इसकी वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, माइनस के 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 और माइनस के 21 और प्लस के कितने हैं 12, 12 और 21 माइनस 21 कितना हो गया 0 आ गया। इसका मतलब ये समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। निम्न में से
कोण समबाहुभुज का कोण नहीं हो सकता। तो समबाहुभुज का कोण नहीं हो सकता। एक तो तरीका वो था कि n-2 गुना 180/n, उसमें n की वैल्यू आप निकालिए, एक दो तीन चार इस प्रकार से आप रखते जाइए और उसमें सी ऑप्शन है वो बन जाएगा आपका, क्योंकि ये 115 जो है वो अंतः कोण नहीं हो सकता, क्योंकि 115 कोण होगा तो भुजाओं की जो संख्या है वो प्रॉपर नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी। दूसरा तरीका ये आप देख सकते हैं 360/n कर दीजिए, 360 बट्टे प्रत्येक बहिष कोण का आप का मान लिख दीजिए और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। तो जो n की वैल्यू प्रॉपर नहीं आ रही है तो वो आपका आंसर बन जाएगा। जैसे इसमें निकालना चाहिए तो सभी बहिष कोणों का योग तो आप जानते हैं 360 होता है, तो 175 है, तो 175 का आप देखेंगे तो इसमें 5 का भाग देखें तो 5 का भाग देंगे तो प्रॉपर आपके पास 72 भुजाएं आ रही हैं। तो इसका मतलब ये तो हो सकता है 360 में यदि इस वाले का भाग दूं, 60 का भाग दूं तो ये भी आपके पास 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 भुजाएं हो सकती हैं 120 डिग्री के, तो ये भी बिल्कुल सही है। 108 का भाग देंगे तब भी हमारे पास प्रॉपर वैल्यू आएगी n की, लेकिन 115 का भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगी, इसका मतलब ये जो है आपका आंसर नहीं हो सकता। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 9/4 की पावर x देर का है 8/27 की पावर x माइनस 1 देर का है बराबर 2/3। तो देखिएगा इधर भी 2/3 बना लीजिए, तो इधर 2 की पावर कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना होगा 3 होगा, और नीचे वाला 2 को भी ले लीजिए तो माइनस के कितना बन जाएगा 2x बनेगा, और यही सेम वैल्यू जो है वो ऐसे बन जाएगी। तो ऊपर हल कर लीजिए, ऊपर बन गया आपके पास x माइनस 3 और दोनों तरफ आधार बराबर हो जाएंगे तो 1 के बराबर रख सकते हैं, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इससे 4 आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए ये जो कोण दे रखा है परिधि वाला कोण इस केंद्र वाले कोण का आधा हो जाएगा, ये प्रमेय है आप सब लोग जानते हैं, ये 45 का हो जाएगा। और इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास 45 का हो गया और ये अपने पास कितने का हो गया 25 का हो गया, तो 45 25 70 हो गए, तो बचा कितना, ये अपने पास 110 का बच गया, पूरा ये पूरा 110 का बच गया। लेकिन हमें कौन सा निकालना है, केवल CAO निकालना है। इसका मतलब ये नीचे वाला जो कोण देख रहे हैं वो हमें निकालना पड़ेगा, तो नीचे वाला इस त्रिभुज से आप निकाल सकते हैं। तो 90, अच्छा ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ऐसे कर लो ना, ये वर्ग की क्या होगी त्रिज्या हो गई, ये वर्ग की त्रिज्या हो गई, और दोनों त्रिज्याओं के द्वारा कोण भी समान बनता है। ऊपर वाला 90 का है, इसका मतलब नीचे वाले कितने कितने के बनेंगे 45 45 के बनेंगे। इसका मतलब हमें तो इस वैल्यू की इसकी ज़रूरत थी, तो ये आपके पास 45 का बन गया, और ये पूरा हमने कितना माना था 110 का, तो 110 में से 45 को आप घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, और इधर 10 में से 4 गया, इधर बच गया आपके पास 10 में से 4 गया 6 बच गया, यानी 65 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाला देखो ये केंद्र पर कोण है, ये परिधि पर कोण इसका आधा होता है, तो ये परिधि वाला आधा 45 हो गया, ये 25 देर का है, तो 45 25 ये छोटे वाले जो इधर वाला जो त्रिभुज है इसमें 70 का हो गया, टोटल 180 का होता है, 180 में से 70 घटाएंगे तो पूरा कितने बन जाएगा, ये 110 बन जाएगा। 110 में ये नीचे वाला कितने का है 45 का है, तो ऊपर वाला सीधी सी बात है 65 का रहेगा। ये आपके प्रश्न लड़के हैं। NCF 2005 हमारे देश की स्कूली शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के निदान हेतु क्या किया जा सकता है तथा क्या किया जाना चाहिए, यह एक दृष्टि या विजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें शामिल नहीं है। ये एक जो लाइन है वो आपको गलत प्रश्न करने के लिए दी गई है, क्योंकि यहाँ तक पढ़ते हैं तो आंसर मिल जाता है, लेकिन पूछा क्या है जो इनमें शामिल नहीं है वो चीज़ आपसे पूछी है। तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ने थे और आंसर आपका आराम से निकल जाता। बच्चे गणित में आनंद लेते हुए एक महत्वपूर्ण गणित सीखें, बिल्कुल सही है, आनंद की बात करता है। शिक्षक कक्षा की शैक्षिक गतिविधियों में प्रत्येक छात्र से जुड़ाव की अपेक्षा रखे, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे जो नहीं है वो पूछा है। बच्चे संबंधों को देखने और संरचना को समझने व तर्क करने में मूर्तता का अधिक से अधिक प्रयोग करें, ये बात गलत है, क्योंकि गणित की प्रकृति ही कैसी होती है, मूर्त होती है, तो यहाँ पे सी जो विकल्प है वो गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, गणित में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का महत्व है। तो सामुदायिक गणित की अगर हम बात करें तो बच्चों में नागरिकता की शिक्षा, चिंतन, तर्क शक्ति का विकास, बिल्कुल सही पॉजिटिव बात। बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना सीखते हैं, ये भी पॉजिटिव बात है। गणितीय उपकरण बनाने में अवकाश के समय का सदुपयोग, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है। तर्क करने की बात आती है तो ये परिभाषा जाती है लोक के साथ। तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर 1 था। अगला प्रश्न है, गणितीय तार्किकता की विशेषता नहीं है। तो गणित सरल है, मौलिकता है, यथार्थता है, बिल्कुल सही, एक्यूरेंसी है, लेकिन व्यवहारिकता ये गणित की प्रकृति चूंकि तार्किक होती है, इसका व्यवहारिकता से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 115 का, कि गणितीय भाषा के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें, जो गलत है वो हमें बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर माना गया है वो देखिएगा, नीचे वाले 2 तो बिल्कुल होंगे नहीं असत्य, ये तो बिल्कुल सही है, तो ऊपर वाले 2 में आंसर जो माना गया है वो माना गया है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। गणित की भाषा स्थिर एवं समयबद्ध है। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो गणित प्रतिरूपों का अध्ययन है,
प्रयोगशाला में भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण गणित एक प्रकार से रसहीन विषय है। और चौथा है संकल्पनाओं पर आधारित विषय होने के कारण गणित कक्षा अध्यापन का विषय है। और चौथा है गणित की विषय वस्तु में क्रमबद्धता एवं सामंजस्यता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर रहेगा डी रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें सही हैं। प्रयोगशाला में भौतिक संसाधन नहीं होने के कारण रसहीन विषय है, बिल्कुल सही है। संकल्पना पर आधारित विषय होने के कारण गणित कक्षा अध्यापन का विषय है। विषय वस्तु में क्रमबद्धता एवं सामंजस्यता है। प्रतिरूपों यानी मॉडल का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। चलिए, किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करके असत्य कथन का चुनाव कीजिए। जो गलत है वो हमें बताना है। तो देखिए, इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन है गणित की पाठ्य पुस्तकों में मुख्यतः विश्लेषणात्मक विधि का ही उपयोग किया जाता है। ज्यामिति शिक्षण में संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग विश्लेषणात्मक विधि के बाद किया जाता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है विश्लेषणात्मक विधि छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। और अगला दे रखा है विश्लेषणात्मक विधि में सीखने की मात्रा संश्लेषणात्मक विधि से कम होती है। तो देखिए, इसका जो असत्य कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गणित की पाठ्य पुस्तकों में मुख्यतः विश्लेषणात्मक विधि का ही उपयोग किया जाता है, ये बात गलत है। और ये आप इसको थोड़ा सा अंडरलाइन जरूर करके रखिएगा। एक तो होता है विश्लेषणात्मक, इसको विश्लेषणात्मक को आप विस्तार समझिए, वैसे विश्लेषणात्मक वैसे विस्तार। और एक होता है संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक को मतलब होता है समेटना। तो पहले हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, और उसके बाद किसी चीज़ को क्या करते हैं, समेटते हैं। तो विश्लेषणात्मक विधि पहले होती है और संश्लेषणात्मक जो विधि है वो बाद में होती है। और यही इसमें दे रखा है कि संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग विश्लेषणात्मक विधि के बाद होता है। तो बिल्कुल सही है, पहले विस्तार होगा चीज़ों का और उसके बाद समेटेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी वाले में कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये दे रखा है कि पाठ्य पुस्तकों में मुख्यतः विश्लेषणात्मक विधि का ही उपयोग होता है, ये 100% बात सही नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? प्रायोगिक परीक्षण, अवलोकन, एनेक्सडोटल और ये क्या जांच सूची, चेकलिस्ट। तो देखिएगा, ये तो बिल्कुल सही है। ये तो कैसी हैं, क्वालिटिव टेक्निक ही है। और ये जो आप देख रहे हैं वो आपकी क्वांटिटिव रहेगा, मात्रात्मक जिसको हम कहेंगे। तो ये आपका गुणात्मक परीक्षण नहीं है, प्रायोगिक परीक्षण। अगला सेकेंड लास्ट प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है पिछड़े बालकों के लिए, हकलाने वाले बच्चों के लिए, बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों के लिए, तो उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए, बेसिकली तो हम बात करते हैं पिछड़े बालकों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न में से किसने लचीली व अपनाई जाने वाली योग्य, सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया है? NCF 2000, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुद्दालियर आयोग 1952-53 और NCF 2005। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रश्न को लिंक जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके गणित जो पोर्शन था उसके 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों के 30 में से 25 तो सारे के सही होंगे। फिर भी अपना स्कोर है वो जरूर लिखिएगा। और किसी भी प्रश्न में डाउट है या फिर प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। गणित जो होती है वो आपकी, गणित और गाड़ी एक जैसी होती हैं, जितना आप चलाओगे उतना सीखोगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में सीख के छोड़ दिया, नहीं। थैंक यू, फिर हैव ए नाइस डे, बाय बाय।